जी नमस्ते। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। अच्छा लग रहा है, दिन प्रतिदिन बच्चे कम होते जा रहे हैं ना। अच्छा सॉरी। हाँ, तो हम लोग का क्या चल रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी नहीं। कंप्लीट हो गया बेरोजगारी या कुछ बचा हुआ है उसमें? केवल टाइप लिखवाए हैं। अच्छा। और कुछ जहाँ तक लिखवाए हैं जो बताए हैं? जी। लिखवाए नहीं हैं। हाँ लिखवाया जाएगा, जब ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना तो एक दिन लगेगा, पूरा लिखवा देंगे। क्या? या जैसे आप लोग को वैसे चलेंगे? क्या? कुछ बताइए। टाइप्स लिखवा दें आज? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी कहना सही है आप लोगों का। आज हम लोग बेरोजगारी की परिभाषा हम लोग समझ गए थे, यानी उसका डेफिनेशन समझ गए थे कि बेरोजगारी क्या होता है। और उसके टाइप समझ गए थे, बेरोजगारी का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ना। क्या कुछ बताइए कुछ, मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बताइए। यानी आप लोग कुछ घर पे जाके नहीं देखते हैं ना? नहीं। हाँ जी बताओ। नहीं, हम ये इसलिए बोले कि जब पूछे तो सभी लोग कॉपी देखने लगे, या कोई जो नहीं देख रहे थे वो खोलने लगे था। बताओ भैया। हाँ हिंदी में बोलिए, हिंदी आती है मुझे। शैक्षिक बेरोजगारी। रच थोड़ा थोड़ा बताते भी जाइए कि किन्शन बेरोजगारी क्या होता है। क्या ये सही बता रहे हैं? एग्री कर रहे हैं आप लोग इनसे? क्या बताइए भैया। अफरोज जी बताइए, आप नहीं थे फ्राइडे को? अच्छा, आपका भी पेपर था। अच्छा ओके हाँ। आप बताइए, आप तो थी फ्राइडे को। जी बताइए। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताइए, यदि आता हो तो ब्रीफ में बता दीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ें। सॉरी। छिपी हुई यानी प्रछन्न बेरोजगारी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यस। जी थोड़ा सा बता दीजिए क्या होता है। ठीक है चलिए। और भैया नेक्स्ट बताइए, क्या है प्रछन्न के बाद? अच्छा, क्या होता है वो? हम्म। जी ठीक है ओके, और कुछ? अच्छा चलिए, समझ गए हम लोग कि आप लोग रूम पे पढ़ते हैं बजावते ना। आज हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, हम लोग बेरोजगार तो देख ही लिए हैं, बेरोजगार तो बना ही दिए हैं कि इतने तरह के बेरोजगार होते हैं। ठीक है। आज थोड़ा हम लोग रोजगार देख लेते हैं, ठीक है, कि रोजगार के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मुद्दे पे, ताकि रोजगार भी समझ लें कि औपचारिक क्षेत्र के रोजगार क्या होते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार क्या होते हैं। ठीक है, सुना है ना ये सब आपने? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दोनों सेम ही है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है? ठीक है। यानी टॉपिक को व्यापक रूप में हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं रोजगार के प्रकार। पहला आ जाएगा औपचारिक क्षेत्र। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ये कुछ बताएंगे? इसमें जो रोज
इसमें जो रोजगार होता है लोगों को वो एक अस्थाई रोजगार होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो भी लेबर लॉ होते हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। श्रम कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, यह अस्थाई रोजगार होता है। इसमें कुछ जो भी श्रमिक हैं, लेबर हैं, उसको थोड़ी बहुत सोशल सिक्योरिटी मिलेगी ना, बीमा मिलेगा यानी इंश्योरेंस मिलेगा, पेंशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा यानी भविष्य निधि, ठीक है। तो लिख लीजिए एक पॉइंट, एक लाइन, यह अस्थाई रोजगार होता है। लिखा देंगे हम टोटल, ठीक है ना, आपके पॉइंट मुझे याद है। हाँ, रोजगार के प्रकार, सॉरी, बेरोजगार के जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जितने हैं, प्रच्छन्न, संरचनात्मक, सबको डिटेल में लिखवा दें। ट्राई करेंगे, जो हम इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ एक दो जो लोग हैं रेगुलर वो एटलीस्ट हो जाए, देन फिर लिखवा देंगे, ठीक है। यह स्थायी रोजगार होता है जिसमें रोजगार संबंधी लाभ जैसे बीमा, बीमा यानी, और भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड। आपको पता होगा कि जो भी लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, औपचारिक क्षेत्र में, ठीक है, यानी ये इसका इसका डेफिनेशन हमने लिखवाया था शायद आप लोगों को, याद है आप लोगों को? जी, अच्छा, लिखवाया नहीं था, लिखवाए भी होंगे शायद। अच्छा, या ना लिखवाए हो तो लिख लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। यानी ये रजिस्टर्ड होता है, पंजीकृत होता है ना गवर्नमेंट के यहाँ, और इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। क्या सब लिखा आपने? यह अस्थाई होता है जिसमें कुछ सामाजिक, कुछ रोजगार संबंधी लाभ दिए जाते हैं। तो रोजगार संबंधी लाभ में क्या सब हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बीमा, पेंशन, और भविष्य निधि यानी पीएफ, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, ठीक है, लिख लीजिए, कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। हम लोग बेरोजगारी के प्रकार पढ़ लिए थे ना, तो आज हम लोग देखते हैं रोजगार के प्रकार, ठीक है, थोड़ा बहुत उसका अपोजिट देख लेंगे तो समझ में आएगी चीजें। तो औपचारिक रोजगार हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है, रोजगार के प्रकार में। तो कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा में क्या सब हो जाएगा, यही हेल्थ हो जाएगा ना, स्वास्थ्य बीमा, और क्या होगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, और एग्जैक्टली सेवानिवृत्ति निधि, निधि जैसे कोई रिटायरमेंट वाला वो पेंशन मिलता है ना, फंड मिलती है ना, तो सेवानिवृत्ति निधि, सेवानिवृत्ति निधि, भविष्य निधि, बेरोजगारी लाभ, एवं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय सुरक्षा। सेकेंड पॉइंट होगा कि रिटेन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, यहाँ जब आप काम करेंगे इस सेक्टर में तो एक लिखित अनुबंध भी होता है ना। इसमें क्या होगा कि जैसे कार्य की शर्तों को बताया जाता है कि इसमें आप इतने घंटे काम करोगे, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम एवं शर्तें होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, और कुछ लाभ भी मिलते हैं, और फिर कुछ अन्य आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो लिख लीजिए एक एक पॉइंट में, कार्य की शर्तों को रेखांकित करने वाला, कार्य की शर्तों को रेखांकित करने वाला एक लिखित रोजगार अनुबंध है, जिसमें काम के घंटे, कार्य के घंटे
रोजगार अनुबंध होता है कार्य की शर्तों को रेखांकित करने वाला एक लिखित रोजगार अनुबंध होता है जिसमें कार्य के घंटे, कौमा, लाभ, तथा अन्य जिम्मेदारियां, कौमा, नियम एवं शर्तें इत्यादि। पहला क्या लिखा आपने? सामाजिक सुरक्षा ना? सेकंड लिखित अनुबंध ना? यानी औपचारिक क्षेत्र में काम करने से श्रमिक को ये एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं। गौ में क्या होगा? गौ में होगा कि श्रमिक के कुछ अधिकार भी होते हैं, कि जैसे मान लो आप औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हो और आपके लीडर यदि कुछ जो इम्प्लॉयर्स हैं, इम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता बोलते हैं ना हिंदी में, यानी जो नियुक्ति करते हैं, जो श्रमिक को रखते हैं अपने अंदर में, तो हमको कुछ अधिकार भी दिया जाता है एज अ श्रमिक, कि हम ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम अपनी बात रख सकते हैं। यदि मान लो हमको सडनली वो कार्य से बर्खास्त कर देते हैं, नौकरी से, तो ठीक है, उसके अगेंस्ट में फिर हमको लीगल एक्सेस भी मिलता है, कानूनी सहायता भी मिलती है, कि हम अपनी हक की आवाज, हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो थर्ड क्या हो जाएगा? श्रमिक के अधिकार। श्रमिक अधिकार यानी लेबर राइट्स। आप लोगों ने पढ़ा है लेबर लॉ? नहीं पढ़ा? एक वैकेंसी आती है यूपीएससी से ईपीएफओ की, भरे हो फॉर्म आप लोग? अच्छा, तो ईपीएफओ जब आप भरेंगे और एपीएफसी उसमें आता है, बहुत बेहतरीन जॉब होती है वो। और यूपीएससी से एकमात्र वैकेंसी होती है वो, केवल आप प्री निकालोगे तो फिर एक ही एग्ज़ाम होता है। 75% वेटेज है एग्ज़ाम का और 25% होता है इंटरव्यू का। उसमें फिर आप कमिश्नर रैंक के ऑफिसर बनते हो, ठीक है, हाँ, यूपीएससी से, ठीक है। पेपर सामान्य होता है, उसमें लेबर लॉ का एडवांटेज है, लेबर लॉ और इकोनॉमी आपकी तगड़ी होनी चाहिए, देन फिर आप उसको क्रैक कर दोगे, ठीक है। तो उसमें लेबर लॉ सब यही पढ़ना होता है कि श्रमिक के कितने सारे कानून हैं, उससे संबंधित लेबर के कितने राइट्स होते हैं, यही सब जानना है। नहीं नहीं, सिलेबस का नहीं है। अब जैसे रिसेंट में 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने सारे लॉ थे, सेंट्रल के और स्टेट के 100 से ज़्यादा लेबर लॉ थे, वो सबको मर्ज कर दिया और 4 लॉ बनाया उन्होंने लेबर लॉ से संबंधित, ठीक है। उसको डिटेल में देखना है। अभी तो रिसेंट में जो 4-5 साल में जो भी एग्जाम होंगे वहीं उसी का सिग्निफिकेंस होगा और वहीं रिलेवेंस भी रहेगा, उसी की प्रासंगिकता होगी, ठीक है। चलिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो श्रमिक अधिकार में क्या हो जाएगा कि ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार। नहीं, जैसे अभी आप देखे होंगे, आप लोगों की कोई यदि मित्र मंडली में शिक्षक बने होंगे बिहार में, तो यहाँ पे बिहार सरकार ने कहा कि भैया नवनियुक्त शिक्षक जो है कोई यूनियन उनियन नहीं बनाओगे। सुना है ये न्यूज आपने? हाँ, यूनियन बनाओगे तो फिर आप बाहर हो जाओगे। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में जॉब करने में लेबर को ये राइट्स है कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, राइट, ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट, सामूहिक सौदेबाजी। जी, इसी में ट्रेड यूनियन में चल रहा है ना, ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार होगा लेबर को। फिर सामूहिक सौदेबाजी भी वो करेगा अपना इंटरेस्ट के, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अनुचित बर्खास्तगी के खिलाफ, अनुचित बर्खास्तगी
अनुचित बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा, तथा विवादों के मामलों में यानी यदि कोई भी डिस्प्यूट होगा ना, तो उसके रिगार्डिंग उसको फिर लीगल एक्सेस भी मिलेगा, कानूनी सहायता तक भी पहुंच हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा, विवादों के कानूनी सहायता तक पहुंच, कानूनी सहायता या वैधानिक सहायता या विधिक सहायता एक ही शब्द है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 3 पॉइंट हो गया ना, श्रमिक अधिकार। फोर्थ हो जाएगा कि नियमित भुगतान होगा इनका, रेगुलर पेमेंट होगा, यानी इनको नियमित पेमेंट मिलेगी। ठीक है, नियमित रूप से वेतन मिलना, इसके बाद में आप ब्रैकेट में लिख लो आदि। हम लोग जॉब करते थे ना प्राइवेट में, तो फिर हम लोगों को 7 तारीख तक सैलरी आ जाती थी। ठीक है, तो जो भी फॉर्मल सेक्टर में जॉब करते हैं तो उनको 1 से 7 तक, वो फर्स्ट वीक होता है सेकेंड मंथ का, वहाँ पे जॉब आ जाती है, सॉरी सैलरी आ जाती है। ठीक है, आप मान लो गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे बीपीएससी से, तो ये महीने के 1 तारीख से पहले यानी 30-31 को ही आपको सैलरी आ जाएगी, रात में ही, रात में या अर्ली मॉर्निंग आपके अकाउंट में, जो भी मान लो ग्रेड पे हो उस अकाउंट, उस हिसाब से सैलरी आ जाएगी। औपचारिक क्षेत्र हो गया, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट है अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होगा, बहुत सिंपल है ना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जितने सारे सिस्टम्स यहाँ हैं, यानी वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, पंजीकृत नहीं होगा ना। ये सामाजिक सुरक्षा जितने हैं, बीमा, पेंशन और पीएफ, ये सब वहाँ नहीं मिलेगा अनौपचारिक क्षेत्र में। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होगा, इसका डिफिनेशन, यह रोजगार अस्थाई होगा या अस्थाई, अस्थाई होगा। यह रोजगार अस्थाई होता है जिसमें रोजगार संबंधी लाभ नहीं दिए जाते हैं। इनफॉर्मल, SECTOR सेक्टर। अच्छा, इसमें से सभी लोग एग्जाम दिए थे क्या, आपने दिया था वो जो कल वाला जो एग्जाम था, अच्छा आप भी दिए थे, कहाँ था सेंटर, कहाँ, अच्छा खगड़िया घर है आपका, अच्छा, इधर आप चारों लोग दिए थे, आपका भी था भैया, अच्छा आपका था, तो फिर भैया फ्राइडे को फिर आए थे क्यों नहीं, अच्छा अच्छा, तो उनको दिलाने गए थे आप, अच्छा। ये तो 10th वाला एग्जाम का सीन याद आ गया, कि भाई का एग्जाम होता था तो हम लोग जाते थे ना दिलाने। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक। यह रोजगार अस्थाई होते हैं, यानी ये परमानेंट नहीं होता ना, अस्थाई होता है। ठीक है, जिस, क्या, क्या, प्राइवेट सेक्टर तो जैसे मान लो कोई भी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी जियो भी है, लेकिन वो रजिस्टर्ड है ना, जो रजिस्टर्ड ना हो, पंजीकृत नहीं है, जैसे ठेला वाला हो गया, दुकानदार हो गए, छोटे छोटे दुकान वाले, ठीक है, जो अपने घर पे दुकान चलाते हैं। ठीक है, तो यह रोजगार अस्थाई होता है जिसमें रोजगार संबंधी लाभ नहीं दिए जाते हैं, यानी उनको बीमा का लाभ थोड़ा ना मिलेगा। कोई आप एमएनसीज में काम करोगे तो वहाँ आपको इंश्योरेंस मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पीएफ मिलेगा। ठीक है, आपकी सैलरी से ही पर मंथ पीएफ डिडक्ट होती है, वहाँ लाभ नहीं दिए जाते हैं। यह श्रम कानूनों, यानी जितने सारे लेबर लॉ हैं,
यह श्रम कानूनों द्वारा विनियमित विनियमित अथवा विनियमित मतलब यस, जो रेगुलेटेड ना हो, अनरेगुलेटेड। यह श्रम कानूनों द्वारा विनियमित अथवा संरक्षित नहीं है, यानी प्रोटेक्टेड नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है ना उस लॉ के हिसाब से। आपको पता है कि भारत में श्रम बल में जो, यानी अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम बल का मोर देन 80%, ठीक है, 80% से ज्यादा लोग जो है ना इन्वॉल्व हैं अनौपचारिक क्षेत्र में, ठीक है। भारत में श्रम बल का 80% से, लिख लीजिए एक आध पॉइंट, भारत में श्रम बल का 80% से ज्यादा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। भारत में श्रम बल का यानी लेबर फोर्स का, लेबर फोर्स बताया था ना मैंने फ्राइडे को क्या होते हैं, सभी लोग थे ना उस दिन फ्राइडे में, आप नहीं थे? अच्छा, मेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। लेबर फोर्स होता है कि वर्किंग एज जो होता है यानी 15 to 59, उसका जो भी पार्ट होता है ना, और उसमें जो जनसंख्या के संदर्भ में वो नहीं मेजर किया जाता है, ठीक है, शुरू से बताना होगा। हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि लेबर फोर्स जो होता है यानी श्रम बल का पार्ट जो होता है, कि जो वर्किंग एज है, तो भारत में वर्किंग एज माना गया है 15 to 59, 15 से 59 साल तक। और डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी 15 से 59 बोलो, 15 से 64, तो जनरली हम लोग 60 के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो रिटायर कर दिए जाते हैं, तो इसीलिए एक मोटा मोटा 15 to 59, कहीं कहीं आप 15 to 64 भी देखोगे, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बोथ आर इक्वल, दोनों सेम ही है, मान लेना है। तो उस एज ग्रुप के जो लोग कहीं कहीं वर्क जॉब में है, वर्किंग है, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लेबर फोर्स, श्रम बल। आज हम आपको बताएंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में श्रम बल भागीदारी दर बोलते हैं। तो उसमें इंडिया में रिसेंट में एक डाटा आया है, ठीक है, एनएसएसओ, मैंने बताया था ना कि एनएसओ, सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया 2019 में, और बना दिया गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। वो ये डाटा रिलीज करती है कि कितने लेबर फोर्स यानी वुमेन और मेल जो है, यानी मेल और फीमेल वर्किंग है इंडिया में, ठीक है। तो भारत में श्रम बल का, तो श्रम बल जो है ये जो वर्किंग एज है उस आधार पे होगा, ना कि जनसंख्या के संदर्भ में, क्योंकि 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो हम उसको हम रोजगार या बेरोजगार थोड़ ना काउंट करेंगे, वो तो हमारे श्रम बल का हिस्सा ही नहीं है। और 60 वर्ष से ऊपर जो ताऊ जी के उम्र के लोग हैं, वो भी बाहर हो गए श्रम बल से, तो उनको भी नहीं काउंट करेंगे। तो इसीलिए 15 से 59 के बीच में जो है उनको काउंट किया जाता है लेबर फोर्स में। कुछ आया समझ में? एक आध परसेंट, 100% का एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आध परसेंट, 10%, क्लास में रेगुलर रहेंगे तो 100% भी हो जाएगा। भारत में श्रम बल का 80% से ज्यादा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहां उन्हें सामाजिक सुरक्षा कम मिलती है, सोशल सिक्योरिटी का लाभ कम मिलता है, जहां उन्हें सामाजिक सुरक्षा कम मिलती है। और इसमें कौन कौन हो जाएंगे इनफॉर्मल सेक्टर में? किसान हो जाएंगे ना, खेतीहर मजदूर हो जाएंगे। किसान होंगे या नहीं? होंगे, बिल्कुल। इनमें किसान, खेतीहर मजदूर जो खेत में काम करने वाले या जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, इनमें किसान कौमा खेतीहर मजदूर, खेतीहर ये गलत दिखे हैं या सही? सही है, तो बताते चलना भैया, मात्रात्मक थोड़ी
सी देखिएगा आप लोग इनमें। हाँ सही है ये। किसान, खेतीहर मजदूर, लघु उद्यमी। लघु उद्यमी यानी जो छोटे छोटे लेवल पर अपना काम चला रहे होते हैं, नहीं, जो अपना उद्यम कर रहे होते हैं, यानी माइक्रो लेवल पे बोलते हैं इंटरप्राइज। लघु उद्यमी आदि शामिल हैं। आदि शामिल हैं यानी इसमें इन्वॉल्व है। अब हम लोग देखते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा बहुत ब्रीफ में जान लेते हैं। कुछ बताइए आप लोग। अनौपचारिक क्षेत्र की फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। बताइए क्या हो सकता है। सॉरी, थोड़ा सा लाउडली बोलिए, थोड़ा सा जोर से। जी सही है, और बताइए। और बताइए। चलिए सही है आप लोग। पहला लिखिए अनरेगुलेटेड मार्केट, अनियमित बाजार। अनियमित बाजार। सेकंड हो जाएगा कि स्मॉल स्केल पे इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मतलब संचालन, यानी लो लेवल पर, स्मॉल स्केल पर मतलब छोटे स्तर पर इसका संचालन होगा, मतलब कार्य प्रणाली। ठीक है, यहाँ कार्य प्रणाली आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल ऑपरेशन मतलब निम्न स्तर पे संचालन, निम्न स्तरीय कार्य प्रणाली। यानी व्यापक लेवल पे ये थोड़ा ना होगा, व्यापक लेवल पे तो होगा नहीं, इसीलिए निम्न स्तरीय कार्य प्रणाली। ये सब पॉइंट ऐसे ही, इसको थोड़ा सा चार्ट ग्राफ में आप बनाएंगे तो थोड़ा याद रहेगा। थर्ड क्या होगा कि इनको ऋण मिलेगा, कर्ज नहीं मिलता है इनको आसानी से। ठीक है, तो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी संस्थागत ऋण का अभाव। संस्थागत ऋण का अभाव। इसमें लेबर ज्यादा लगेगा या कम रहेगा। अभी तो मैंने बताया कि भैया श्रम बाजार का मोर देन 80%, 80% से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है ना यहाँ पे। तो श्रम गहन होगा, लेबर इंटेंसिव होगा, गहन मतलब ज्यादा। ठीक है, हम लोग बेरोजगारी के प्रकार कर लिए थे ना, कर लिए थे, फ्राइडे को थी आप। हाँ थे। तो आज हम लोग बेरोजगारी के थोड़ा सा, बेरोजगार तो बना दिए सबको, देख लिए कहाँ कहाँ क्या क्या बेरोजगारी का सीन है। तो आज हम लोग रोजगार के प्रकार देख लेते हैं कि कितने तरह के रोजगार होते हैं। तो वहीं से स्टार्ट किए हैं। तो रोजगार में पहला पार्ट होता है फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र के रोजगार। एक दो पॉइंट ही लिखाया, ज़्यादा नहीं लिखाया हूँ। सेकंड है अनौपचारिक, तो अनौपचारिक में आप आ ही गए, तो ज़्यादा मिस नहीं हुआ आपका। संस्थागत ऋण का अभाव। थर्ड, फोर्थ श्रम गहन,
लेबर इंटेंसिव बोलते हैं। फिफ्थ क्या होगा? आसानी से ये लोग एंट्री कर जाते हैं, यानी इजी एंट्री, आसानी से प्रवेश। इजी एंट्री ऐसे ही आसानी से प्रवेश लिख लो, आसान प्रवेश। आप खोल सकते हो इजीली ना। अनौपचारिक क्षेत्र में आप इजीली, हम कहीं भी मान लो जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अनसेफ वर्किंग कंडीशन होता है, असुरक्षित कार्य दशाएं होती हैं। सेफ वर्किंग कंडीशन थोड़ ना होगा। किसी किसान को आपने थोड़ ना देखा होगा कि एसी में बैठ के वो कर रहा हो, ठीक है। सेफ वर्किंग कंडीशन होता है एमएनसीज में, यानी फॉर्मल सेक्टर में। तो इसका एक विशेषताएं हो जाएगी अनसेफ वर्किंग कंडीशन, असुरक्षित कार्य हैं। असुरक्षित कार्य दशाएं, कंडीशंस। कौशल कैसा होगा, स्किल कैसा होगा? हाँ, कौशल का निम्न स्तर या निम्न स्तरीय कौशल। ये 10 लिख रहे हैं ना, आपको 5 भी याद रहेगा तो फिर काम बन जाएगा। निम्न स्तरीय कौशल। जी। इन लोगों का इनकम कैसा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, निम्न होगा और अनियमित होगा। नियमित भी नहीं होगा, 5,000 ही आपको मिले, लेकिन यदि नियमित मिलता रहे तो चलो ठीक है। हाँ, लेकिन अनियमित मिलेगा ना, निम्न होगा और अनियमित है। निम्न एवं अनियमित है। और ये रिटेन कॉन्ट्रैक्ट होगा? रिटेन तो होगा नहीं ना, यानी लिखित समझौता नहीं होगा। रिटेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि यानी जॉब वाले जब आपको जॉब दे रहे हैं तो वो जॉब से निकालने से पहले आपको नोटिस देगा। फॉर्मल सेक्टर में हम लोग काम करते थे ना, तो किसी को कंपनी निकालना चाहती थी या एचआर निकालना चाहती थी, तो उसे 15 दिन 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता था कि भैया यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है ना, आप उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, या हम आपके साथ अब कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, आप जो है नेक्स्ट मंथ से कहीं देख लेना। तो पहले नोटिस दिया जाता है कंपनी के तरफ से। ये एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मजदूर आज यहाँ है, अच्छा नहीं काम किया तो इसको कहेगा भैया देख लेना तुम कल। समझ रहे हैं? तो लिखित बंद नहीं, रिटेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लिखित अनुबंध नहीं, यानी संविदा जो आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। 9 हो गए। 10। इसमें व्यापक रूप से कौन इन्वॉल्व है, बताओगे कुछ आप लोग थोड़ा? व्यापक तौर पर ये जो माइग्रेंट लेबर हैं हमारे यहाँ से, जो लेबर माइग्रेंट यहाँ से चले गए, प्रवासी श्रमिक, उनका एक मेजर रोल है इनको कंपोज करने में, बनाने में। ठीक है, तो व्यापक तौर पर प्रवासी श्रमिक से ये निर्मित है। ये सब पॉइंट आपको तब मिलेगा जब आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तभी मिलेंगे ये सब पॉइंट। किसी भी किताब में और किसी में नहीं मिलेंगे। व्यापक तौर पर प्रवासी श्रमिक से निर्मित, व्यापक।
प्रवासी श्रमिक से निर्मित बना है। ये हो गया अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं, समझ गए। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत? थर्ड रोजगार क्या होगा? जैसे औपचारिक अनौपचारिक हो गया, और कुछ बताएंगे और क्या हो सकता है? कुछ बताइए। नहीं बताएंगे कुछ? एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, सुना है आप लोगों ने? कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब संविदात्मक रोजगार, यानी संविदा पे आपको रोजगार रखा जाता है, जॉब दी जाती है। उसमें कम से कम इतना कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आपको 5 महीने या 6 महीने या 11 महीने के लिए रिक्रूट कर लिया गया है, भर्ती कर लिया गया है, और कह दिया जाएगा कि भैया तुमको इतनी सैलरी हम दे पाएंगे, आप यदि इच्छुक हैं तो करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, तो यानी कॉन्ट्रैक्ट पे है। फिर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ 5 महीने 6 महीने के बाद, फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी आप जब उस जॉब में आएंगे तो फिर आप बीच में ये नहीं कहेंगे कि भैया 6,000 आप बोले थे, 6,000 दे रहे हो, थोड़ा और बढ़ा दो, कहेगा नेवर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा आपका कंपनी और श्रमिक के बीच में जो साइन हुआ है, उसी के बेसिस पे मिलेगा। थर्ड है संविदात्मक रोजगार। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश भी लिख लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। भले अभी टफ लग रहा हो, लेकिन धीरे धीरे बाद में लगेगा कि नहीं, हिंदी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। एक लाइन लिख लीजिए, यह कंपनी, यह श्रमिक एवं कंपनी के बीच, यह श्रमिक एवं कंपनी के बीच समझौते की शर्तों, यानी जो भी एग्रीमेंट हुआ है, समझौते की शर्तों के अनुसार होता है। शर्त क्या होगा? कि शर्त यही होगा कि भैया हम जो आपको इतने महीने की जॉब आपको देंगे और इतनी ही सैलरी देंगे, यही मेरा कंडीशंस है। कम एम्प्लॉयर जो होता है, नियोक्ता जो होता है, वो श्रमिक को कहता है। ठीक है, श्रमिक यदि उसके कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो देन वो कंटिन्यू करेंगे, जॉब करेंगे, अदरवाइज उनको बाहर कर दिया जाता है। तो अब ये बताओ, ये अल्पकालिक होगा या दीर्घकालिक होगा? सॉरी, अल्पकालिक होगा। ये औपचारिक क्षेत्र में आएंगे या अनौपचारिक में? अनौपचारिक में आएगा, क्योंकि ये अल्पकालिक है ना, अस्थाई तो है नहीं, अस्थाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अनौपचारिक क्षेत्र में होगा। अस्थाई अस्थाई नहीं समझे आप नहीं समझे। औपचारिक क्षेत्र में जो रोजगार मिलती है, तो वो अस्थाई रोजगार होता है। ठीक है, उसमें एक सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, आपको बीमा मिलता है, इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, पेंशन का लाभ मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, यानी भविष्य निधि। जब उसमें से रिटायर कर जाते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जब प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं और जॉब उनकी लास्ट हो जाती है, तो उनको पेंशन मिलता है, भविष्य निधि यानी पीएफ उनको मिलता है। सुना है आपने? तो ये प्राइवेट, ये फॉर्मल सेक्टर में होता है, ये औपचारिक क्षेत्र में हुआ। इसलिए वो जॉब क्या होता है, अस्थाई होता है। उसमें जो कंपनी जब जॉब देती है, तो आपको ऐसे सडनली नहीं निकाल देगा किसी श्रमिक को। श्रमिक को निकालने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है बजावते। जॉब से निकालने से पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, उसमें जो भी स्टाफ है। ठीक है, तो वो अस्थाई होता है। और अनौपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, ये अस्थाई रोजगार हुआ ना, जैसे किसान हो गया, श्रमिक हो गया जो कहीं पे काम कर रहा होता है, खेतीहर मजदूर हो गया, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन थोड़ी करता है कोई। समझ गए? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी वर्कर्स होंगे, तो ये क्या होगा, अस्थाई होगा, अल्पकालिक होगा। समझ गए? अब नेक्स्ट कौन सा रोजगार होगा बताइए, कुछ तो बताइए आप लोग।
हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो रजिस्टर्ड, बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं जनरली। ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर वो जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ तो उनको बाहर। बिल्कुल। वो तो अनुकंपा। हाँ। नेक्स्ट कौन सा होगा बताइए? आकस्मिक रोजगार नाम सुना है आपने? कैजुअल एम्प्लॉयमेंट सुना है? बताइए क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही। आकस्मिक रोजगार बोलते हैं। तब तो आप लोग पढ़ के आते हैं फिर। आकस्मिक रोजगार। यानी कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। यानी इसमें होता क्या है कि सडनली किसी को काम मिला और सडनली फिर काम से उसको बाहर कर दिया, यानी कैजुअली आकस्मिक रूप से जॉब मिला। जैसे मान लो किसी को जॉब मिला, कोई मकान बन रहा है तो उसमें मजदूर को हायर किया गया, लेबर को रखा गया, ठीक है, घर बन गए, फिर उनको कहा गया भैया अब तो घर बन गया, अब मजदूर की जरूरत ही नहीं है। तो आकस्मिक तौर पे उनको रोजगार मिला है। ठीक है। तो ये क्या होगा, अल्पकालिक होगा या दीर्घकालिक होगा बताइए? अल्पकालिक। ये औपचारिक क्षेत्र में आएगा या अनौपचारिक में? अनौपचारिक में आएगा, यानी इनफॉर्मल सेक्टर में है। कोई सिक्योरिटी थोड़ ना इसे मिल रहा है, यहाँ बीमा पेंशन पीएफ का लाभ मिलता है, यहाँ कैजुअल सेक्टर में नहीं मिलता। आकस्मिक रोजगार यह अस्थाई होता है और किस पे डिपेंड करेगा ये? तो मांग पे निर्भर करेगा ना। जब हम मान लो मकान बना रहे हों और मुझे रोजगार, श्रमिक की जरूरत है, तो तब हम उनको हायर करेंगे मार्केट से, देखेंगे। जैसे आप मान लो मुझे शायद पटना में भी होगा, कहीं कहीं चौक चौराहे पे आप देखोगे मॉर्निंग में, जैसे जैसे दिल्ली सब में क्या होता है कि होगा ही ना, कहीं कहीं आप चौक पे जाओगे तो जिनको मजदूर की जरूरत होती है तो वो सुबह सुबह गाड़ी लेके जाते हैं वहां पे। लेबर आसानी से 15 20 50 100, 100 150 खड़े रहते हैं। जैसे ही गाड़ी लगती है तो वहां सभी लोग आ जाते हैं, साहब हम जाएंगे, साहब हम जाएंगे, साहब हम जाएंगे, हमको ले चलो। ठीक है। तो और जिनको जितने मजदूर की जरूरत होती है उस अकॉर्डिंग वो ले जाते हैं। लेकिन गांव में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। गांव में टफ है। हाँ, बिल्कुल। देखिए यह अस्थाई रोजगार है और मांग पर निर्भर करता है। किसका भाग होगा ये? अनौपचारिक का ही भाग होगा। एक पार्ट है ना, उसी का भाग तो है ही, आप लिख सकते हो उसका सब करके। ठीक है। यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर, क्या अंतर है, कुछ बताएंगे आप लोग? जी। 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 और सही है। संगठित और औपचारिक, ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल, बहुत ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो है इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, ये दोनों क्षेत्र के श्रमिक कहलाएंगे या केवल औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले माने जाएंगे?
क्वेश्चन है कि यहाँ पे यदि कोई बंदा काम कर रहा है तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में दोनों में काम करने वाले माने जाएंगे, या केवल औपचारिक में माना जाएगा, या केवल अनौपचारिक में माना जाएगा? कैसे, कुछ उदाहरण के साथ बताइए। अब बताओ भैया आप। जी 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 बताइए। बैंक, ओबियस सी बात है, वो फॉर्मल सेक्टर है ना, क्योंकि वहाँ पे बीमा पेंशन रजिस्टर्ड है बजावते वो। नहीं, लेबर लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसको ऐसे समझिए, आप जब किसी चीज को एड्रेस करिए तो प्रॉपर एड्रेस करिए विथ फैक्ट। जैसे बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी मार्केट से लेबर को हायर करती है या नहीं करते? करती है। काम उनका फुलफिल हो गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया, तो उनको फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होंगे ना, इसलिए। समझ में आया? जैसे कोई सरकारी कंपनी जो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा स्टाफ को, और काम पूरा होते ही उनको बाहर कर दिया जाता है। तो बाहर कर दिया गया तो अनौपचारिक हो गया। रखा गया मान लो, तो औपचारिक क्षेत्र की कंपनियां तो हैं ही, वो बाहर से भी बहुत सारी काम करवाती है ना फ्रीलांस पे। फ्रीलांसिंग सुना है आपने ये शब्द? नहीं सुने? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं कि फ्रीलांसिंग पे काम करवाती हैं, आउटसोर्स काम करवाती हैं वो। बाहर से भी स्टाफ से पता चलता है कि उनके अपने स्टाफ उतने इफिशियंट ना भी हैं, और जो अपने स्टाफ पे उनको जितना एक्सपेंस करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ता है, तो बाहर से वो उसका आधा रुपया में वो काम वो करवा लेते हैं। ठीक है। अब ये बताइए, फिफ्थ हो गया। यहाँ तो हम लोग गार देख रहे हैं ना बजावते, फिर और हम लोग देखेंगे डिटेल में। चित्रक और अनौपचारिक। ये क्या होगा, ये दोनों में होगा, या औपचारिक अनौपचारिक, या फिर असंगठित में होगा? इसमें काम करने वाले लोग, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग, केवल औपचारिक क्षेत्र में कहलाएंगे, या अनौपचारिक में, या दोनों में कहलाएंगे? दोनों क्षेत्र में काम करने वाले बताइए भैया आप नहीं समझ पा रहे क्या कह रहे हैं हम? इससे पहले जो बताए थे हम, जो यहाँ काम करने वाले दोनों क्षेत्र में कहलाएंगे, अनौपचारिक। समझ गए थे कैसे कर? तो यहाँ बताइए, ये काम करने वाले दोनों क्षेत्र में कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, या एक ही क्षेत्र में कहलाएंगे? बीपीएससी देंगे आप? देंगे बीपीएससी आने वाला? देंगे ही ना? इस बार दिए थे आप 69th वाला? अच्छा, फर्स्ट ईयर में हो, गुड। तो ये भी यहाँ भी दोनों कहलाएंगे, ठीक है। ओके। तो यहाँ भी असंगठित क्षेत्र में भी जो काम कर रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में भी काम करने वाले जो श्रमिक हैं, वो दोनों क्षेत्र में कहलाएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। जी। इसमें बेसिकली ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो काम कर रहा है औपचारिक क्षेत्र में, ठीक है, और संगठित क्षेत्र में, यहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है ना, इसमें प्रॉपर वो फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मिलेगा बंदे को। ठीक है। जब लिखाएंगे माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन लिखे हुए हैं तो यही डिफरेंस है आपको समझने के लिए, कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर में यहाँ ये काम कर रहे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक में। तो वो कैसे काम कर रहे हैं कि जब मान लो सरकारी, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियां, जो बाहर से भी काम करवाने के लिए आउटसोर्स करती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर को हायर किया, रखा, ठीक है, लेकिन जैसे ही उनका काम हुआ तो फिर उनको बाहर कर दिया गया। तो ये औपचारिक और दोनों
यानी अनौपचारिक दोनों क्षेत्र में का, बस इतना समझना है। हाँ हाँ, तो यहाँ भी दोनों, बस यही समझने के लिए लिखते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी दोनों क्षेत्र में काम करेंगे, यहाँ भी काम करने वाले दोनों क्षेत्रक एम्प्लॉय कहलाए। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या होगा बताइए? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया, जैसे ठेला वाला, फल वाला, मूंगफली वाला, वो ठेले पे जो मूंगफली बेच रहे होते हैं, जो बहुत सारे अपने घर में जो दुकान कर रहे होते हैं, ये सब क्या है? अनऑर्गेन, जी जी वही है, बिल्कुल। उसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है, उसके अपने नॉर्म्स हैं, बिल्कुल। बहुत सारी तो प्राइवेट कंपनियां ही है ना जो बैंकिंग सेक्टर में। असंगठित क्षेत्र का, नहीं, असंगठित क्षेत्र का कैसे होगा औपचारिक क्षेत्र में? ये तो अनौपचारिक ही होगा ना। पूरा सब माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। और 7 बताइए, नेक्स्ट पॉइंट। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो स्वयं रोजगार करता हो। बस आप क्या करिए, कोशिश करिए कि एक टाइम फ्रेम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मतलब समझते हुए, विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसा नहीं है कि नोट डाउन करते हुए चलना है। तब फिर क्या होगा ना कि फिर आप खुद को रिलेट करने लगोगे चीज़ों को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो फिर आपके राइटिंग स्किल्स में दिखेगा, ठीक है। अभी जो राइटिंग स्किल्स वाली जो समस्याएं हैं, तो वो फिर जब हम चीज़ों को कोरिलेट करने लगेंगे ना, हिस्ट्री को ज्योग्राफी को पॉलिसी से, इकोनॉमी को मान लो साइंस से, ठीक है, तो वो तब होगा जब एक प्रॉपर आपके पास सिलेबस आपका कवर हो गया। स्वरोजगार में हो गया जो आदमी अपना खुद का कोई उद्यमी कर रहा हो, उद्यम चला रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो। ये औपचारिक आएगा या अनौपचारिक में? ये भी अनौपचारिक में आएगा। हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखें ना कि ये दोनों पार्ट में आ जाएगा। जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनी, अब ऐसा नहीं है कि सरकारी भी होगी केवल औपचारिक क्षेत्र। औपचारिक में जैसे मान लो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गई, जैसे कोई संस्थान हो गया, शिक्षण संस्थान जो आपको, आप पढ़ने वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं। जब आप उस संस्थान का नाम देखेंगे तो लास्ट में रहता है पीवीसी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो कंपनी भी अपने यहाँ पी एफ देती है बजाज से, ठीक है। आप उनके यहाँ जब कोई जॉब कर रहा होता है ना, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, तो उसका डाटा बजाबते गवर्नमेंट के पास रहता है कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। तब उसका पीएफ कटता है, तो वो कंपनी भी देती है और गवर्नमेंट भी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप केवल एक पार्ट में सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो कंपनी भी आपको इंश्योरेंस देती है, ठीक है। वो कंपनी भी आपको इंश्योरेंस देती है, पेंशन देती है, पीएफ देती है, प्रोविडेंट फंड देती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम कर लिए 2 साल, फिर पूर्ण किया, उसका पीएफ हो जाता है, फिर उस पीएफ के पैसे से वो साल भर पढ़ा, फिर कहीं बहुत सारे करते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था लेबर